जो टीवी9 मुहिम के असर की खबर है। डिलीवरी बॉय पर टीवी9 की मुहिम का असर हुआ है। 10 मिनट में डिलीवरी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 10 मिनट में डिलीवरी जरूरी नहीं है, कहा है सरकार ने। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट से मनसुख मंडाविया की बात हुई है और ये कहा गया है कि 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 10 मिनट में डिलीवरी की जाए और इसके लिए तमाम कंपनियों से बात की गई है। सर यहाँ पे टाइम लगता है 10 से 15 मिनट लगती है। 10 से 15 मिनट लगती है। इस 10 से 15 मिनट में क्या कस्टमर कभी फ़ोन भी कर देता है, कहाँ रह गए? हाँ जी सर, कस्टमर फ़ोन करता है। वो इसलिए करता है कि टीवी9 भारतवर्ष ने 10 मिनट में डिलीवरी की बाध्यता और गिग वर्कर्स की समस्याओं को उजागर किया था, जिसका बड़ा असर हुआ। डिलीवरी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ एक मीटिंग हुई। बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सामान डिलीवरी करने वाली कंपनीज को 10 मिनट में डिलीवरी की बाध्यता से मुक्त कर दिया। ब्लिंकिट ने इस निर्देश से पहले ही अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट में डिलीवरी का वादा वापस कर लिया था। कंपनी की मुख्य टैगलाइन को 10 मिनट में 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट डिलीवर से बदलकर आपके दरवाजे पर 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया गया। आने वाले दिनों में दूसरी कंपनीज की ओर से भी ऐसे कदम उठाने की उम्मीद है। इस कदम का मकसद गिग वर्कर्स के लिए ज्यादा सुरक्षा और काम करने के बेहतर माहौल को सुनिश्चित करना है। सभी कंपनीज ने सरकार को आश्वासन दिया कि वो अपने ब्रांड और सोशल मीडिया से डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगे। और आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने से लगने वाली हर चोट के लिए उसे पालने वाले जिम्मेदार होंगे। आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए जिनका आने वाले दिनों में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कुत्ते के काटने से होने वाली चोट या मौत के लिए अब संबंधित सरकारी अधिकारियों और कुत्ते पालने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं, कुत्ते के काटने से होने वाली मौत और चोट के मामले में राज्य सरकारों को भी भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और NV अंजारिया ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कुत्ता प्रेमियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों पर भी इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो कुत्तों को अपने घर या परिसर में ही रखें। सेंसस के बिना आप पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते। डॉग पॉपुलेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ABC रूल्स को। तो सेंसस इज वेरी नेसेसरी। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख तय कर दी है। हमें नंबर ऑफ ABC शेल्टर्स बढ़ाने चाहिए और डॉग्स की जो वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन पे वर्क करना चाहिए। ये सारी समस्या का समाधान ही ABC रूल्स है। और दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। 30 हजारी कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 5 अभियुक्तों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कहा है कि पुलिस कर्मियों की हत्या की कोशिश की गई, ये आरोप लगाया गया है। अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती स्टेज में जांच का हवाला दिया। और आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन गैंग बस्ट को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट। अभियान 48 घंटे तक लगातार चला, जिसमें कई राज्यों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। इस मेगा ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 280 गैंगस्टर सहित कुल 854 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध की दुनिया में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के करीब 9,000 पुलिसकर्मी शामिल रहे। टीमों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक साथ कार्रवाई करते हुए 4,299 ठिकानों पर छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 6500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर कई अपराधियों और उनके नेटवर्क का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस अभियान में 300 अत्याधुनिक हथियार, 130 जिंदा कारतूस, करीब 25 लाख रुपए नकद और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये ऑपरेशन गैंगस्टर्स, शूटर्स, ड्रग तस्करों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाया गया। आने वाले दिनों में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले की जांच अब NIA करेगी। दिल्ली पुलिस की जांच के कई महीनों बाद मामला NIA को ट्रांसफर किया गया।
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर अप्रैल 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ कराने वाले सिंडिकेट की जांच एनआईए को सौंपी गई है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभियुक्तों पर सीमा पार से घुसपैठ कराने और फर्जी आधार और वोटर आईडी बनवाने के आरोप लगे हैं। जांच में सामने आया कि कई नेटवर्क भारत के सीमावर्ती राज्यों से संचालित हो रहे हैं। इसके बाद एफआईआर में जालसाजी और विदेशी अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई। एनआईए पूरे सिंडिकेट और मनी ट्रेल की जांच करेगी। एनआईए द्वारा नई एफआईआर दर्ज किए जाने की भी संभावना है। 2025 में दिल्ली से करीब 2200 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए थे। वहीं 2004 में 14 और 2008 में सिर्फ 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए थे। ज्यादातर घुसपैठिए पश्चिम बंगाल बॉर्डर से देश में शामिल हुए थे। एफआरआरओ की मदद से अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर अवैध बांग्लादेशियों की पहचान का अभियान चलाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया है। टेरर लिंक के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। शिक्षक, लैब टेक्नीशियन, लाइनमैन समेत 5 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। टीचर मोहम्मद इशफाक पर लश्कर तैयबा के लिए काम करने का आरोप है। लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब से संबंध है इसके बताया जा रहा है। और एक और खबर कश्मीर से है। कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की जानकारी जुटाई जा रही है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद यह फैसला लिया गया है। धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को यह आदेश जारी किया गया है। निर्माण में इस्तेमाल पैसों के स्रोत पर खास फोकस रखने को कहा गया है। मदरसा शिक्षक, इमामों के आधार, खाते, सोशल मीडिया हैंडल, ये सब मांगा गया है। तो जम्मू कश्मीर में मदरसों और मस्जिदों की डिटेल जुटाई जा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो मदरसों के जो टीचर हैं या फिर इमाम हैं, उनके खाते, आधार, इनकी डिटेल जुटाई जाए। खासकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और महराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महराज, बताइए क्या कहा गया इस आदेश में, क्या करना होगा राजस्व विभाग के लोगों को, या किस तरह की जानकारी जुटाई जा रही है? बिल्कुल, बता दें आपको कि जो अभी मस्जिद की प्रोफाइलिंग चल रही है जम्मू कश्मीर में, कहा जा सकता है कि कश्मीर में विशेषकर क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो उसके वजह से कहा जा सकता है कि पुलिस के सूत्रों के अनुसार ये जो फॉर्मेट हम जो है हमें मिला है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसी जो जानकारी है जो कि मस्जिद में प्रबंधन है उनके द्वारा जो कहा जा सकता है, उनमें सदस्य जो है उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस के साथ साझा करनी है। साथ ही साथ जो इमाम है, बाकी सब जो पूरा प्रबंधन है, इमाम है, जो मुअज्जिन जो अजान देते हैं, वो उन सब की जो डिटेल्स है, हालांकि यहाँ तक भी जो है कि वो कौन सा मोबाइल चलाते हैं और उसका IMEI नंबर क्या है। और अब इस पे जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे राजनीतिक दल जो कि विशेषकर अगर हम कश्मीर बहुल इलाके के कहें तो वो उनके अनुसार ये कहीं ना कहीं जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है कहीं ना कहीं फॉर्म अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं महराज स्क्रीन पर, क्या यही वो फॉर्म है? 15-16 तरह की डिटेल्स, 15-16 लाइंस पर डिटेल्स मांगी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, अगर हम कहें तो ये हालांकि पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी इस पे कोई स्पष्टता नहीं सामने आई है, लेकिन जो सूत्र है उनके अनुसार ये जो है हम जो है दर्शकों को खास तौर पर जो है दिखा रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट है यही जो है पुलिस ने कहीं ना कहीं जो है मस्जिद प्रबंधन जो है उनको भरने को कहा है। और इस पे कहीं ना कहीं अब राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। हालांकि जो श्रीनगर के MP सांसद है आगा रोला, उनके अनुसार ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण जो है वो किया जा रहा है मस्जिदों का। और अगर हम जो मुत्तहिदा मजलिस उलेमा है जो कि यहाँ पे करीब 20 से अधिक धार्मिक संगठनों का एक समूह है, उनके अनुसार भी ये कहीं ना कहीं जो है ठीक है महराज, मतलब कुल मिलाकर इस कार्रवाई का विरोध होना भी शुरू हो गया है और राजनीति भी इस पर शुरू हो रही है।